नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। राज्यसभा के लिए उज्जवल निकम, सदानंदन मास्टर, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला मनोनीत। चारों सदस्यों को प्रधानमंत्री ने संसदीय कार्यकाल के लिए दी बधाई। सिंगापुर दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से की मुलाकात। कहा, सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा। शुभांशु शुक्ला का अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापसी का काउंटडाउन शुरू। कल स्पेस स्टेशन छोड़ेंगे और 15 जुलाई को कैलिफोर्निया के पास करेंगे स्प्लैश डाउन। डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय संघ और मेक्सिको पर 30% टैरिफ लगाने की घोषणा 1 अगस्त से होगा लागू। मेक्सिकन राष्ट्रपति को अमेरिका के साथ समझौते की उम्मीद। और लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन आज इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी 2 रन पर 0 विकेट के स्कोर से आगे खेलना करेगी शुरू। दोनों टीमों की पहली पारी में 387 रन। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया। मनोनीत लोगों में जाने माने वकील उज्जवल देवराव निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सदानंदन मास्टर और जानी मानी इतिहासकार तथा शिक्षाविद मीनाक्षी जैन शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कल देर रात जारी अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड 1 के उपखंड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मनोनीत सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए 4 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया। प्रख्यात सरकारी वकील रहे उज्जवल निकम ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में ठोस दलीलें देकर अपनी विशेष पहचान बनाई। उन्हें वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के मामले में मजबूती के साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए जाना जाता है। उन्होंने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में भी सरकारी वकील के रूप में राज्य सरकार का पक्ष रखा था। पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं और उनकी कूटनीति और रणनीतिक मामलों में विशेष पहचान है। देश के विदेश नीति में संबंधित विभिन्न मामलों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हर्षवर्धन श्रृंगला साल 1984 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं और अपने 35 साल के लंबे करियर में हर्षवर्धन ने राजधानी नई दिल्ली समेत विदेश में कई अहम पदों पर काम किया। सदानंदन मास्टर को केरल में शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र के लिए उनके विशेष कार्यों को लेकर जाना जाता है। उन्हें वंचित वर्गों के लोगों के साथ साथ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने वाले उनके कार्यों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। जानी मानी इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की गवर्निंग काउंसिल की सदस्य रह चुकी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत उज्जवल निकम को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, उज्जवल निकम का विधि क्षेत्र और हमारे संविधान के प्रति समर्पण अनुकरणीय है। वो न केवल एक सफल वकील रहे बल्कि महत्वपूर्ण मामलों में न्याय दिलाने में भी अग्रणी रहे हैं। अपने संपूर्ण कानूनी जीवन के दौरान उन्होंने हमेशा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और आम नागरिकों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए काम किया। यह खुशी की बात है कि भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर हर्षवर्धन श्रृंगला को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा, श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी एक राजनयिक बुद्धिजीवी और रणनीतिक विचारक के रूप में उत्कृष्ट रहे हैं।
वर्षों से उन्होंने भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और G20 की अध्यक्षता में भी योगदान दिया है। मुझे खुशी है कि उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। उनका अद्वितीय दृष्टिकोण संसदीय कार्यवाही को और समृद्ध करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदानंदन मास्टर को राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, श्री सदानंदन मास्टर का जीवन साहस और अन्याय के आगे ना झुकने की प्रतिमूर्ति है। हिंसा और धमकी भी राष्ट्र विकास के प्रति उनके जज्बे को डिगा नहीं सकी। एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनका प्रयास सराहनीय है। युवा सशक्तिकरण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता, राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर उन्हें बधाई। सांसद के रूप में उनकी भूमिका के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर डॉक्टर मीनाक्षी जैन को एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, यह अत्यंत हर्ष की बात है कि डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी को राष्ट्रपति जी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। उन्होंने एक विद्वान, शोधकर्ता और इतिहासकार के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। शिक्षा, साहित्य, इतिहास और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में उनके कार्यों ने अकादमिक विमर्श को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध किया। उनके संसदीय कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए सरकारी वकील उज्ज्वल निकम को मनोनीत किया। उज्ज्वल निकम ने इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित जेपी नड्डा और महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री भाजपा के जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री अमित भाई जी और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनका व्यक्ति से आभारी हूं। और शुरुआत से ही मैं एक पब्लिक प्रोसेस नाम से जाना जाता हूं और इसलिए जो देश के प्रति, जो हमारे संविधान के प्रति खिलाफ जो षड्यंत्र करते थे, जिनको बड़े बड़े मर्डर्स करते थे, उनके खिलाफ मैं मामला चला था। और उसकी वजह से आज जो राष्ट्रपति महोदय मुझे विश्वास प्रकट किया, मैं इससे बहुत खुश हूं और मैं पूरी हमारी जनता का व्यक्तिशः आभारी हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर के दौरे पर हैं। उन्होंने सिंगापुर में अपने समकक्ष विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारी एक्ट ईस्ट नीति केंद्र में है। इसके अलावा उन्होंने टेमासेक होल्डिंग्स के मनोनीत अध्यक्ष ट्याओ ची हैन से भी मुलाकात की। सिंगापुर में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर आर्थिक सहयोग, व्यापारिक संबंध, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर चीन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। एससीओ की बैठक क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, संपर्क और विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के मकसद से आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर इस बैठक के इतर शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेघालय के सोहरा स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम स्कूल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्वावलंबन वैकल्पिक आजीविका इकाई के अंतर्गत स्कूल में सिलाई बुनाई केंद्र और अन्य विभिन्न सुविधाओं का दौरा किया। साथ ही उन्होंने सिलाई बुनाई केंद्र के कर्मचारियों से भी बात की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन बिताने के बाद 15 जुलाई को भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अनडॉकिंग की प्रक्रिया 14 जुलाई यानी कल भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे होगी। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री कमांडर पेगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोज उदानस्की विस्फ्रिस्की और हंगरी के टिबूर कापू इस यात्रा में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने आगे लिखा कि इस यात्रा से जुड़ा आगे कोई भी अपडेट होगा तो बता दिया जाएगा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ एक्सियोम 4 मिशन 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक होने वाला है।
14 जुलाई को शाम लगभग 4:30 बजे अनडॉकिंग होगी और 15 जुलाई को वो पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे। इस पर शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि हम इसका इंतजार कर रहे हैं और हम ईश्वर से उनके सकुशल वापसी की प्रार्थना भी करते हैं। अब उसको 14 तारीख को जो है कल उनकी जो है अनडॉकिंग होगी 4:30 बजे के करीब, और परसों उनका वापसी का है, जिसके लिए हम लोग गिनते दिन से इंतजार कर रहे थे। अब वो मतलब जो है वापसी हो रही है। हम लोगों को बहुत ही खुशी है और बहुत प्रसन्न है हम लोग कि जल्दी से जल्दी वो वापस आ जाए। ये हम ईश्वर से सबका मतलब प्रार्थना करते हैं कि उनको जो सकुशल जो है पृथ्वी पर आसानी से उनका जो है ड्रैगन मतलब वापस हो, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन होगा। बात बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की ओर से एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं हो रही है। राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार में अगले 5 साल यानी 2025 से लेकर 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर की। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमारी सोच रही। वर्ष 2005 से 2020 के बीच राज्य में 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की गति को और बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में हमने सुशासन के कार्यक्रम 7 निश्चय पार्ट 2 में 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया था। बाद में इसे बढ़ाकर अगस्त 2025 तक 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 38 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कुल 50 लाख नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है और 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा। इसी क्रम में अगले 5 साल में यानी 2025 से 2030 तक 2020 और 25 के लक्ष्य को दोगुना करते हुए 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। इसके लिए निजी विशेषकर औद्योगिक क्षेत्रों में भी नौकरी और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। इसे लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में 7 निश्चय के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अगले 5 वर्षों में युवाओं के कौशल विकास के लिए 7 निश्चय के तहत चल रहे कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा और आने वाले समय में कौशल विकास हेतु एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, जिसका नाम बिहार के गौरव भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय रखा जाएगा, ताकि राज्य के युवाओं को कौशल विकास की नई दिशा मिल सके। बिहार में निर्वाचन आयोग के द्वारा चलाया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ऐतिहासिक सफलता की ओर बढ़ रहा है। आयोग के अनुसार 12 जुलाई की शाम 6 बजे तक कुल 6,32,59,497 यानी 80% से ज्यादा गणना प्रपत्र इकट्ठा किए जा चुके हैं। ये दर्शाता है कि हर 5 में से 4 मतदाता पहले ही अपने फॉर्म जमा करा चुके हैं। गणना प्रपत्रों की 100% प्रिंटिंग पहले ही पूरी की जा चुकी है और वितरण भी लगभग पूरा हो चुका। यदि ये रफ्तार बनी रही तो 25 जुलाई 2025 को निर्धारित समय सीमा से पहले ही अधिकांश फॉर्म इकट्ठा हो जाने की संभावना प्रबल है। ये बिहार में मतदाता समावेशन और लोकतांत्रिक सहभागिता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार के क्षेत्र में भारत के आयुष इनोवेशन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा। WHO की रिपोर्ट में भारत के आयुष इनोवेशन और उसमें आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के अग्रणी प्रयासों को शामिल किया गया। इस रिपोर्ट का शीर्षक है पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग का मानचित्रण। आयुष मंत्रालय ने इस उपलब्धि को भारत की प्राचीन स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ये भारत की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो प्राचीन चिकित्सा को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर विश्व स्तर पर ले जाना चाहता है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिक्पा और होम्योपैथी जैसी प्रणालियों में AI उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, जो प्राचीन निदान पद्धतियों को आधुनिक एल्गोरिदम के साथ मिलाकर स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बना रहे हैं। ये उपलब्धि न केवल भारत की पारंपरिक चिकित्सा की ताकत को दर्शाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे भारत प्राचीन ज्ञान, आधुनिक तकनीक के संगम से विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
श्री अमरनाथ यात्रा निर्बाध रूप से जारी है। अब तक 1,63,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके। आज श्रद्धालुओं का 11वां जत्था श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के लिए पहलगाम के नुनवान आधार शिविर से रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा में उत्साह दिखाई दे रहा है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों पर बहुस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम है। हम भगवान के मन लेके जा रहे हैं। भगवान हमारी यात्रा सफल करे। भगवान के लिए सभी के लिए छत्र छाया में रखें। मैं पहले बहुत बार आ चुकी हूँ और अभी आई हूँ, अगले साल भी आई थी। अच्छा लग रहा है मेरे को तो। भगवान की शरण में वो मेरे साथ रहे हो, मेरी रक्षा करे हो और सबकी रक्षा करे हो। मेरा मन नहीं मानता, मेरा हर साल जाने का मन होता है। बहुत बढ़िया लग रहा है। जब घर से निकले हैं सब खुशी खुशी निकले हैं। अभी सब एकदम खुशी में हैं। अपने बच्चे के लिए लेके जा रहे हैं, हम अपने के लिए नहीं लेके जा रहे। पूरे देश के लिए जैसे है और अपने बच्चे के भी लिए कि हमारे बच्चे सुखी रहे, घूमे खाएं आजाद रहें। किस्मत में लिखा होगा तभी हमारा दर्शन दे रहे हैं मालिक। मगर वो आना नहीं था, मगर दोबारा आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा व्यवस्था है। भंडारों वाले ने बहुत अच्छा व्यवस्था लगाया है। सरकार ने भी बहुत अच्छा व्यवस्था दी है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस भी बहुत अच्छा व्यवस्था दी है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कांवड़ यात्रा पर कहा कि कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अभी तक कहीं भी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं आई। आने वाले चुनौतियों को देखते हुए हमने बैठकें की। हरिद्वार पुलिस अभी कांवड़ियों का स्वागत करती है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी को भी परेशानी ना हो। कांवड़ इस समय अपने पूरे फुल फ्लो में इस समय चल रहा है और उस पर लगातार निगरानी करना और कांवड़ यात्रियों को नहर पटरी पे इस समय हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी ओर उनको प्रेरित किया जा रहा है। इस समय क्योंकि हाईवे पे ट्रैफिक भी लगातार चल रहा है, अभी तक इतने भारी संख्या में कांवड़ यात्रियों के चलने के बावजूद भी कहीं पर भी कोई जाम की समस्या अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। पुलिस द्वारा काम किया जा रहा है और इसमें आने वाली चुनौतियों को देखते हुए जो हमारी मीटिंग्स हैं सुपर जोडो और जेडो के साथ लगातार की जाती रही है। उसी के क्रम में जो लोगों द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया उनको सम्मानित भी किया जा रहा है और कांवड़ यात्रा को अच्छे और बेहतर तरीके से चलाने के लिए आगे की जो रणनीति है उस पर काम किया जाए। हरिद्वार पुलिस सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करती है। उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सहयोग पुलिस के द्वारा किया जाता रहा है। लेकिन अगर कोई अपना आपात होता है या कानून व्यवस्था को चुनौती देता है या किसी भी प्रकार से आक्रोशित होकर रोड जाम या अन्य घटनाओं में सम्मिलित होता है, उसके साथ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है। जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती। हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती। हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। 13 जुलाई को मॉन्टेग्रो का नेशनल डे है। इस अवसर पर दिल्ली के अशोका होटल में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्रालय के कई अधिकारियों के सहित कुछ विदेशी राजनयिकों ने भी हिस्सा लिया। ये जो दिन है 13 जुलाई इज़ अ डे ऑफ सेलिब्रेशन फॉर मॉन्टेनेग्रो, क्योंकि थ्रू अ वेरी पीसफुल ट्रांजिशन, थ्रू अ रेफरेंडम फ्रॉम सर्बिया, they created world history
of an independence through peace. और इस बात को इस बार मैंने इस नेशनल डे पे लोगों को बताया कि यूनाइटेड नेशंस के फोरम को इस्तेमाल जब किया जाता है तो जितने भी लोग हैं, देश हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो इस बात को समझें कि डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा हथियार है पेन, और वो पेन की आवाज़ जब बुलंद होता है यूनाइटेड नेशंस में तो समझौता बिना गन्स का होता है। मेक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने शनिवार को विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 30% टैरिफ 1 अगस्त को लागू होने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि हर देश को ट्रंप से पत्र मिल रहा है। उनकी टीम ने शुक्रवार को अमेरिका के साथ चर्चा शुरू कर दी। साथ ही उन्हें विश्वास है कि मेक्सिको अमेरिका के साथ समझौता कर लेगा। ट्रंप ने शनिवार को मेक्सिको और यूरोपीय संघ से आयात पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। जवाब में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेyen ने कहा कि यूरोपीय संघ अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर उचित प्रतीकात्मक उपाय अपनाना शामिल है। अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो ने खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन करते हुए 8 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक FBI ने एक गैंग से संबंधित अपहरण के मामले में ये कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए 8 आतंकियों में NIA की लिस्ट में शामिल मोस्ट वांटेड आतंकी पवित्र सिंह बटाला का नाम भी है। FBI अधिकारियों ने शनिवार को पवित्र सिंह बटाला सहित 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया। सैन जोकिन काउंटी शेरिफ कार्यालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर 11 जुलाई 2025 को विभिन्न एजेंसियों ने FBI की स्वैट टीम के साथ मिलकर गैंग से संबंधित अपहरण के सिलसिले में दिलप्रीत सिंह, अर्शप्रीत सिंह, अमृतपाल सिंह, विशाल, पवित्र सिंह, गुरताज सिंह, मनप्रीत रंधावा, सरबजीत सिंह को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान FBI ने गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के पास से 5 हैंडगन, एक असॉल्ट राइफल, सैकड़ों राउंड गोला बारूद, मैगजीन और 15,000 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा नकद बरामद किए हैं। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम के 31वें संस्करण में शामिल हुए। फिटनेस के प्रति कई उत्साही लोग जो थे वो इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। कार्यक्रम का उद्देश्य मोटापे के खिलाफ लड़ाई और राष्ट्रव्यापी साइकिलिंग अभियान को बढ़ावा देना है। इस मौके पर मनसुख मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण को कम कर सकते हैं और ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान होगा। मनसुख मांडविया ने साइकिलिंग करने को लेकर ये भी कहा कि ये एक अच्छी एक्सरसाइज है और कहा कि फिट रहने का एक मंत्र भी आपसे साझा करता हूँ। मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए सारे देश में संडे ऑन साइकिल एक क्रम बन चुका है। साइकिलिंग ये पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग ये ट्रैफिक का समाधान भी है और साइकिलिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग ये फिट रहने का मंत्र है और इसलिए इस संडे सारे देश में 7,000 से अधिक स्थानों पर देश के युवाओं ने संडे ऑन साइकिलिंग करके फिट इंडिया संदेश दिया है और मोदी जी के मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। पोलैंड की इगा श्वांतेक ने विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जीत लिया। 8वीं वरीयता प्राप्त श्वांतेक ने सेंटर कोर्ट पर खेले गए फाइनल में अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा को सीधे सेट्स में 6-0, 6-0 से हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। महिला सिंगल वर्ग में ये उनका 6ठा ग्रैंड स्लैम है। 24 साल की श्वांतेक ने फाइनल में एक तरफा प्रदर्शन करते हुए अमांडा एनिसिमोवा को सिर्फ 57 मिनट में हरा दिया। ये 1911 के बाद विंबलडन महिला सिंगल फाइनल में 6-0, 6-0 से मिली पहली जीत है। एनिसिमोवा ओपन एरा में बिना कोई गेम जीते विंबलडन फाइनल हारने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। ये दोनों खिलाड़ी ही पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जा रहा सीरीज का चौथा टेस्ट बराबरी पर चल रहा है। शनिवार को तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 2 रन बना लिए। जैक क्रॉली और बेन डेकेट नाबाद रहे। पहली पारी में किसी भी टीम को बढ़त हासिल नहीं हुई। इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाए 387 रन के जवाब में भारतीय टीम ने भी अपनी पहली पारी में 387 रन ही बनाए। तीसरे दिन भारतीय टीम की ओर से KL राहुल ने शतक लगाया। ये लॉर्ड्स के मैदान पर उनका दूसरा टेस्ट शतक रहा। वहीं ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने अर्धशतकीय पारी खेली। इंग्लैंड की ओर से क्रिस फोक्स ने 3 विकेट झटके। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली गई T20 सीरीज को भारतीय टीम ने 3-2 से जीत लिया।
बर्मिंघम में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बनाए। भारत की ओर से शेफाली वर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की श्रीचरणी को प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज चुना गया। वार्तावली डीडी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाला एकमात्र साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रम है। एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी पसंद करते हैं। इस कार्यक्रम ने आज अपने 500 अंक पूरे कर लिए। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत भाषा में पत्र लिखकर वार्तावली टीम का अभिनंदन किया। क्या कुछ लिखा प्रधानमंत्री ने, इसे सुनवाते हैं हम आपको हिंदी में अर्थ के साथ। डीडी न्यूज के साप्ताहिक कार्यक्रम वार्तावली के 500 एपिसोड्स पूरे होने पर अभिनंदन और शुभकामनाएं। संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाने के पवित्र प्रयास में यह एक महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुआ है। संस्कृत भाषा में ही भारत की वैदिक परंपरा, दर्शन, योग, आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान और अन्य विभिन्न विज्ञान समाहित हैं। आधुनिक समय में भी दुनिया के कई देशों में, खासकर युवाओं में संस्कृत भाषा सीखने की बढ़ती रुचि देखकर मुझे खुशी होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2 भारतीय भाषाओं में अध्ययन के प्रोत्साहन के साथ संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए उसकी आधुनिक उपयोगिता को बढ़ाने के लिए ज्ञान भारत मिशन के द्वारा बिखरी पांडुलिपियों का संग्रह, उनका डिजिटलीकरण और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे कई प्रयास किए जा रहे हैं। हम अपनी परंपरा पर गर्व करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हम संस्कृत भाषा के पोषण के लिए कृतसंकल्प हैं, जो काफी लंबे समय से लोगों को राह दिखाती चली आ रही है। समाचार प्रस्तुति, संवाद, समसामयिक विषयों से जुड़ी रचनात्मक प्रस्तुति और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के माध्यम से युवाओं को संगठित करने के लिए वार्तावली कार्यक्रम बहुत ही प्रशंसनीय है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान में वार्तावली के साथियों का योगदान सराहनीय है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यज्ञ के रूप में निरंतर संचालित वार्तावली संस्कृत भाषा के उत्कर्ष में प्रमुख भूमिका निभा रही है। डीडी न्यूज के सभी कार्यरत सदस्यों, दर्शकों और उनके भावी प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।